डिया खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक और 40 ज़ख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं, जबकि नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल है। मर्दान में बारिश के दौरान कमरे की छत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई है। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत जारी की गई। दरियाए गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरिया से मुल्क़ा तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मजीद कई नशीबी इलाके डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,43,184 और अखराज 5,07,853 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज पर दरमियाने और तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर में सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 5,500 के करीब सैलाब मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। 800 से ज़्यादा मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भावलपुर में हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई आराजी ज़ेर आब आ गई। भावलनगर में आर्जी बंद टूटने से फसलों को नुकसान पहुँचा, जबकि लिया में दरिया सिंध की दोगयानी में पुलिस चेक पोस्ट दरिया बुर्द हो गई। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। सखर के कच्चे में पानी की सतह बुलंद होने से मुख्तलिफ देहात के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे सखर से यासिर फारूक की। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम पे दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, जहां से आज भी 4.25 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरियाए सिंध में कच्चे का बेशतर इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। मुख्तलिफ गांव देहात जो जजीरों पे वाक़े हैं वहां तो पानी नहीं आया है, लेकिन उनका जो ज़मीनी रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वह दिखाई, ये मुख्तलिफ गाँव हैं। हम इस वक्त अलिफ कच्चे में मौजूद हैं, जहाँ पे चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा। ये इस एक गांव की सूरत हाल नहीं है, जितने भी जजीरों पर कायम गांव देहात हैं वो इसी तरह चारों अतराफ पानी में घिरे हुए हैं। ताहम माजी के सैलाबों को मद्देनजर रखते हुए मुकामी अफराद ने अपने गांव गोठों को मिट्टी डाल के उसकी सतह ऊपर कर ली है, जिसके बायस उनके गांव में तो पानी नहीं आया है, लेकिन जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है उनका शहरी इलाकों से, और जिसके बायस उन्हें खाने पीने और दीगर अशिया की जो चीजें लाने में मुश्किलात का सामना रहता है। जी, भावलनगर में दरिया सतलुज से निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। सैलाब से जहां मुख्तलिफ इलाकों की आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं, वहीं कपास, तिल और धान की फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तफसील बताएंगे फ़ाहद शफीक। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और दरिया सतलुज के जो बेल्ट के एरिया हैं और वहां पर जो आबादियां मौजूद हैं वो ज़ेरे आब आना शुरू हो गई हैं और फसलें जो हैं वो भी तबाह होना शुरू हो गई हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो रोड है जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, और ये रोड इस वक्त पानी के जो है वो पानी में छुप चुका है। यहाँ पर कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि रोड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। ये पीछे आबादियाँ हैं जो कि बिल्कुल जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, डूब चुकी हैं, और यहाँ से लोग जो है वो नकल मकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के मकामी अफराद जो मुतासरीन सैलाब हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। पानी इधर काफ़ी ठहरा हुआ है। हमारा जो फसलें वगैरह थी, घर वगैरह थे, सभी आप देख रहे हैं कि पानी की नज़र हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। बेसिकली लोगों का जो नुकसान हुआ है, उनका जो चारा या इस तरह का जो उनका निज़ाम था, तूड़ी वगैरह, वो सब उनकी ज़ाया हो चुकी है। दरिया की ये वो बेल्ट है, मौजा अकूका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और मौजा अकूका के ये हालात है कि ये देखें बुजुर्ग किस तरह जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। अपने घर से जो है वो सामान उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर काबिल के रहने के काबिल नहीं रहा। चाचा जी सारे इत्थू जा रहे हो? सारे जा रहे हैं इत्थू। की वजह है जी?
ਵੇਨੇ ਬਣੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੀ ਖਚਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ गवर्नमेंट वालों कोई इमदाद नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਸਾਨੂੰ किसी पूछा ही नहीं। जी बिल्कुल, ये देख लें आप, बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरह सामान उठा के जो है वो घरों से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, घरों से जाते हुए नजर आ रहे हैं, नकल मकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखें फसलें बिल्कुल जो है वो पानी के अंदर आ चुकी हैं और इस वक्त जो है वो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है देहात के लोगों का, और खासे परेशान लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची है। हुकूमत की जानिब से कोई कैंप यहाँ पर कायम नहीं किया गया है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। तफसील बताएंगे मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता रात से जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। अभी जो इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल है आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश रुक चुकी है, लेकिन जो इस्लामाबाद में रात को देहाती इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद नालों में जो है वो तूफ़ानी आई है और जो बाराकाऊ का इलाका अठाल चौक है वहाँ पर सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया था रात को, और जिससे जो है वो बाज़ दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है पानी की वजह से। लेकिन अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है अठाल चौक पर पानी सड़कों से वो निकल चुका है और दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें भी खोल कर जो है वो पानी को बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन आपको बताएं कि गुज़श्ता रात जो है वो एक इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, तेज़ बारिशें होंगी और जिसके बायस नालों में तूफ़ानी आने का खदशा है। इसलिए जो शहरी हैं और देहाती इलाकों के लोग हैं वो बिल्कुल जो है वो तूफ़ानी वाले इलाकों से जो है वो दूर रहें। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ, हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फरहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोफ की बर वक्त इत्तला देने पर ग़ज़र के वसीयत खान को खराज तहसीन पेश किया। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की भी पजीराई की। NDMA से कहा है कि ग़ज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलुज में गुड्डू, सखर, गंडा सिंगवाला और दीगर मकामात पर सैलाब से निमटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दरियाओं, नदी नालों और पानी के कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। स्वात में तबाहकुन सैलाब कई ख़ानदानों के ख्वाब भी बहा ले गया। ऐसा ही एक दिल खराश वाक़या स्वात के रिहायशी फजल करीम के ख़ानदान के साथ पेश आया, जहाँ उनका घर और बेटी के जहेज़ का तमाम सामान पानी की नज़र हो गया। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखिए। ये है स्वात के इलाके बांग्लादेश की रिहायशी 60 साला फजल करीम, जिन्होंने 30 बरस की मेहनत मजदूरी से अपना छोटा सा घर तामीर किया। बेटी की शादी के लिए 2 साल में जहेज का सामान भी तैयार किया, लेकिन अचानक आने वाले सैलाब ने न सिर्फ उनका घर तबाह कर दिया बल्कि सारी जमा पूंजी भी बहा ले गया। हमारा बच्ची था, उसका शादी था, उसके लिए हमने तकरीबन 2 साल में एक एक चीज इकट्ठा कर उधार लेकर नकद पर लेकर तकरीबन वो 2 कमरे में उसका सामान था वो सारा वो बह गया, चला गया। फजल करीम 9 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के सरबराह है। इनके 2 बच्चे ऐसे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते। इन बच्चों के इलाज, मुआलजे और रोजमर्रा अखराजात का बोझ वो बमुश्किल उठा रहे थे, जिनमें मुकामी अफराद भी वक्तन बवक्तन मदद करते रहे। बहुत गरीब आदमी है। ये घर जो हमने 40 साल में बनाया है, हमने दिहाड़ी किया है, हमने ट्रकों को खाली किया है, हमने दुकान पर मजदूरी किया है। हमारा घर में तकरीबन सब जो है ना ये दिमागी तवाज़ुन कमजोर है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से, मगर 2 हमारा एक ही ये बच्चे ये भी है माजूर है, इसका नजर मजर, और ये जो है गुंगी के ये इसका बड़ा भाई है इमरान हो और इसका नाम है मेहरान। ये जो है ना ये गुंगा भी है, ये सुनता भी नहीं है, ये देखता भी नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन भी खराब है। सैलाब से मुतासिरा फजल करीम अब अपनी बीवी और बच्चों के हमरा खंडर बने घर के मलबे पर बैठे किसी मसीहा के राह तक रहे हैं, जो इनके छत की दोबारा तामीर और जिंदगी को फिर से सुनवारने में मदद दे सके। फजल करीम जैसी कई मुतासिरीन आज भी रियासती और गैर रियासती इदारों की तवज्जो के मुंतजिर है। सैलाब तो गुजर गया, मगर अपने पीछे दर्दनाक यादें, टूटे ख्वाब और बिखरा हुआ मुस्तकबल छोड़ गया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, स्वात।
वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और कराची के चेयरमैन चनेसी टाउन फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल के मुद्दत में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल की गईं। फरहान गनी और दीगर 4 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी है। मुद्दई मुकदमे का मौक़िफ़ है कि वो 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए, जिनमें फरहान गनी और दीगर शामिल थे, और पूछा किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो। बताया कि सरकारी काम है, तमाम इदारों का NOC मिला हुआ है, जिस पर उन अफराद ने तशद्दुद किया, जान से मारने की नीयत से असलहा ताना, तशद्दुद किया। इस दौरान पुलिस मोबाइल आ गई और थाने पहुंचाया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि उनके भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई है, जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। ख़ित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़आल बनाना है। इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफूद ने भी मुलाकातें की, जिनमें पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश के मुशीर आला मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सिफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। इसहाक़ डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की मुलाकात ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की क़यादत अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने की। इसहाक़ डार ने कठिन हालात के बावजूद साबित कदमी पर जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत को सराहा। बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द ने पार्टी सेक्रेटरी अख्तर हुसैन की क़यादत में उनसे मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर में हर साल अगस्त में यौम नीला बट मनाया जाता है, जो तहरीक आज़ादी का नुक्ता आगाज़ माना जाता है। यौम नीला बट का अहवाल बताएंगे आरिफ उर्फी अपनी रिपोर्ट में। यौम नीला बट हर साल जोश व खरोश से मनाया जाता है। 23 अगस्त 1947 को आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने इसी मकाम से तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया और मुजाहिद अव्वल का खिताब पाया। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक्किदा इस जलसे में जमाती कारकुन जुलूसों और रैलियों की सूरत में शिरकत के लिए आए। जलसा आम से साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और सरदार तनवीर अलियास समेत वज़राए हुकूमत और हुर्रियत रहनुमाओं ने खिताब किया। कायदे आज़म ने इसे इशारा कहा है और पाकिस्तान की दिफाई, इक़्तिसादी और माशी शारक जो है, ज़िंदगी और मौत का रास्ता कश्मीर से होकर आता है। हिंदुस्तान इस पर कब्जा करना चाहता है, इसको ख़राब करना चाहता है, इसको अफरा तफरी का शिकार जो है वो करना चाहता है। इसमें मैं समझता हूँ कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुक़र्ररीन ने इस दिन को तजदीद अहद का दिन करार दिया और इस अज़्म का इजहार किया कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जलसागाह में रवायती खानों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसने अवामी दिलचस्पी को मजीद बढ़ावा दिया। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, नीलाबट, हीरकोट, आज़ाद कश्मीर। फैसलाबाद में इंतहाई गरीब दमे के मरीज बाप पर थैलेसीमिया और सांस के मरज़ में मुब्तला 4 मासूम बच्चों की बीमारी ने क़यामत ढा रखी है। किराए के मकान में रहायश पजीर ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। गुलाम अहमदाबाद का रहायशी मोहम्मद आशिक सांस की बीमारी के बाइस बेरोजगारी का शिकार है। इसके 3 बच्चे थैलेसीमिया और एक बेटी सांस के मर्ज में मुब्तला हैं। इलाज के लिए रकम ना होने से वो अपने बच्चों को सिसकते हुए देखने पर मजबूर है। मेरे 4 बच्चे हैं,
4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, 3 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ मजदूरी करने वाला बंदा, मैं किराएदार हाँ, मेरे को इलाज नहीं करवाया जाता। मैं गुर्बत की चक्की में पिसे मोहम्मद आशिक की 11 साला बेटी सानिया माली हालात के बायस तालीम हासिल करने से महरूम है। सानिया का कहना है कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन हालात के हाथों मजबूर है। मेरा नाम सानिया है, मेरे पापा को सांस का मसला है, सांस का। मेरे भाई बहनों को ब्लड लगता है, हम किराए के मकान पर रहते हैं। मेरी मम्मा को भी जोड़ों का मसला है, मैं भी दवाइयाँ खाती हूँ, मुझे भी सांस का मसला है। मेरा पढ़ने को दिल करता है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है पढ़ सके। गुर्बत और बीमारी से लड़ने वाले इस मुस्तहिक खानदान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि इन्हें इलाज और माली इमदाद फराहम करके मुश्किलात से निकाला जाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। म्यूज़िक का बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकती हैं सबसे पहले जियो टीवी पर। सुरों की दुनिया का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल पहुंचा लाहौर, रिपोर्ट करेंगे दुआ मिर्जा। काफिला पहुंच चुका है अब लाहौर। तो लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडिशंस के लिए डेस्क पे जाने के लिए मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और फाइनली अब ये मुकाबला शुरू होगा। लोग आपस में जामिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, लेट मी शो यू। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबला पाकिस्तान आइडल। पाकिस्तान भर से जादुई आवाज ढूंढने के लिए काफिला पहुंचा लाहौर, जहां शहर भर का टैलेंट अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स उमड़ आया। लाहौर और गिरदोनवां से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियों का कहना था कि ऐसे मौके टैलेंट दिखाने के लिए बेहतरीन है। किसी को था म्यूजिक का शौक तो किसी ने सुर का सबक बाकायदा सीख रखा था। लाहौर का जो रिस्पॉन्स था इट वॉज अमेजिंग। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ पे आए हैं और इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन है और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मिला है हमें लाहौर से। सुर और ताल के पहले राउंड में मुंतखब होने वाला टैलेंट अगले राउंड में जाकर जीत की एक और मंजिल के करीब आ जाएगा। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम की सिलेक्शन में उनका 1% भी किरदार नहीं है। सारे सेलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। पहली बात ये है कि मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। हमारी एक सिलेक्शन की टीम है, फिर हमारी एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सारे बैठते हैं और एक नहीं 2-2 3-3 दफ़ा सब कुछ गो थ्रू होता है। 8-8 10-10 घंटे की उनकी डिस्कशन होती हैं, 3-3 दिन डिस्कशन होती हैं। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जितनी जान मार सकते हैं मारेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। लेकिन मुझे ये पता है कि अपनी वो पूरी एफर्ट देंगे इंशाल्लाह। टीम ने मेहनत करनी है और हम सारों ने उनके पीछे खड़े होना है। खुदा का वास्ता है उन पर क्रिटिसिज्म बंद कर दें। जो बेचारे वो मैं देखता हूँ वो बड़े डिसहार्ट होते हैं जब उनको बिला वजह की लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। हाँ, जेन्युइन हो तो ज़रूर है। टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो कर लें। टूर्नामेंट अभी एक मैच हो रहा होता है तो उसके बाद उनको रगड़ा दे देते हैं। उनके साथ खड़े, उनको सपोर्ट करें। ये सबसे बड़ी सपोर्ट है जो आप पाकिस्तान की कर सकते हैं। सिलेक्टर्स फैसला करेंगे। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। जो आखिरी हमारा ODI हुआ है वो हम गो थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद सारे लोगों की मुशावरत से जो भी होगा हम फैसला करेंगे। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। बैंकॉक में जारी इवेंट में मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। फैज़ान गुल और बिलाल अहमद ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता है। उनसे कबल एजाज खान और फरासत अली भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं।
एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थाईलैंड में जारी है, जहां पाकिस्तानी तनसाजों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। छठे रोज पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के फैजान गुल ने 170 cm स्पोर्ट फिजिक कैटेगरी में तलाई तमगा हासिल किया, जबकि बिलाल अहमद ने 180 cm स्पोर्ट फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 4 हो गई है। चैंपियनशिप 25 अगस्त को खत्म होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला करक में अमन मेले के नाम से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अबरार खटक। करक के इलाका सरेख्वा में सालाना अमन मेले का इनेकाद किया गया। अमन मेले में कबड्डी, रस्साकशी समेत दीगर सकाफती खेलों के मुकाबले शामिल थे। मेले के मुंतजिमीन ने इलाके में अमन और अमान की क़याम के लिए जगह जगह बैनर्स और सफ़ेद झंडे लगाए गए थे। शायकीन का कहना था कि इलाके में सकाफती प्रोग्रामात के जरिए अमन का क़याम मुमकिन है। मैं कहता हूं कि ये अमन के हवाले से इसी अमन मेले का जो मैसेज है वो बहुत ही अहम है और इनके अच्छे नतीजे मिलेंगे। और मैंने खटक डांस देखा जो इनकी सकावत का बड़ा अहम हिस्सा है और इसके बाद लोगों का मिलजुल से मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मेले में करक की सकाफत को उजागर करने के लिए ढोल की ताप पर रिवायती रक्स का भी मुजाहरा किया गया। मेले के मुंतजिमीन के मुताबिक अमन मेले का बुनियादी मकसद अवाम को अमन का पैगाम देना था। कैमरामैन शरियार खान के साथ इब्रार खटक, जियो न्यूज़, करक। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी की हिमायत करता है। IBA सिटी कैंपस के तहत मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़त मुश्किल हो गई है, यहाँ एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप है। सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म के क़याम के 10 साल पूरे होने पर IBA कराची के तहत तकरीब मुनाक़िद हुई, जिसमें अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट एरबाम, चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड CEJ अजहर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, फरहान मलिक और सैयद अली शाह समेत दीगर शख्सियात शरीक हुईं। पहली पैनल डिस्कशन AI और पाकिस्तानी न्यूज़ रूम पर, जबकि दूसरी पैनल डिस्कशन सेंसरशिप, सहाफ़ियों को डराने धमकाने और उन्हें लाहक ख़तरात पर हुई। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट एरबाम ने अपने खिताब में कहा कि CEJ मुस्तकबिल के सहाफ़ियों को तरबियत दे रही है और हम पाकिस्तान में आज़ादी राय को सपोर्ट करते हैं। As we celebrate this milestone, the United States remains committed to supporting institutions like CEJ. A free and independent press is a critical part of any democracy, and we are proud to stand with all of you in promoting freedom of expression and freedom of press in Pakistan. AI और पाकिस्तान न्यूज़ रूम के उन्वान से पैनल डिस्कशन में कहा गया कि मसनूई जहानत ईजाद भी है और तरक्की और इंसानी बका का रास्ता भी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने पाकिस्तान में सहाफ़त को दरपेश मुश्किलात पर बात की। जो मीडिया को डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान में 5-6 पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े ना हो, आप किसी इंटरेस्ट ग्रुप के साथ खड़े ना हो, हुकूमत के साथ खड़े ना हो, अपने जो लोग हैं ना उनके साथ खड़े हो जाएं। अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तमाम तर आपके प्रॉब्लम्स, आपके मसाइल सेंसरशिप के बावजूद वो लोग आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जुबान खल्क नकारा खुदा होती है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और साबिक डायरेक्टर IBA इशरत हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तकरीब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA अकबर जैदी, डायरेक्टर CEJ शाहजेब जिलानी और चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड CEJ अजहर अब्बास ने भी खिताब किया।